हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो पॉलिटी का टॉपिक है, राज्य भाषा और सहकारी समितियां प्लस प्रेशर ग्रुप्स, जिसको दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है, उसका एमसीक्यू देखेंगे। तो आगे का जो भी है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, करवा चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिए उस पर भी, जाके उस वीडियो को भी देखिए। बहुत कम लोग कल का जो है व्यू कम, बहुत कम आप लोग देखे हैं। और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। पहले का आप पॉलिटी बहुत अच्छे से कर रहे थे, अभी आप लोग को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे जैसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप लोग कीजिए, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आप यही चीज़ के लिए पता है आप लोग इधर उधर भटकिएगा, जिसके मैं एक ही मतलब समझिए कि कंपाइल करके मैं इस तरीके से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और कल इसका जो होगा पॉलिटी का लास्ट क्लास होगा, और परसों से क्या होगा, आपका ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी का एमसीक्यू। और आपका हिस्ट्री का भी मैं एमसीक्यू आपका जो टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ, वो उसका आज सेकंड क्लास हुआ है। ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। ओके, तो बढ़ते हैं। और जो भी नए लर्नर है उनको बता देना चाहता हूँ कि जैसे राजभाषा हुआ टॉपिक, उसके इसका ब्रीफ नॉलेज लेंगे हम लोग, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इसका 20 या जो भी 15 या 20 क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद सहकारी समिति का एनालिसिस करेंगे, बिजनेस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। इस तरीके से हमारा एक पैटर्न है, और उसी तथ्य पे मैं आपका हिस्ट्री का भी एमसीक्यू उसी तरीके से मैं करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छे से उसको भी मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी वे में है, जो आपको बार बार क्वेश्चन से इस तरीके से हो जाएगा ना कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप याद रखिए बस। ओके, चलते हैं हम लोग पहला टॉपिक पे। क्या है हमारा आज का? राज्य भाषा। ओके, तो पहले राजभाषा के बारे में जानते हैं। ओके, क्या होता है राजभाषा? देखिए, राजभाषा का आशा होता है ना, आशय होता है कि वह भाषा जिससे संविधान, संसद, राज्य सरकारों और न्यायपालिकाओं में आधिकारिक प्रयोजन के लिए अपनाया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि संविधान में उस भाषा का मतलब वर्णन हो, उसके द्वारा संविधान में कोई काम हो रहा है, संसद में काम हो रहा है, राज्य सरकारों में उसका यूज हो रहा है, न्यायपालिका में यूज हो रहा है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा? राज्य भाषा। ठीक है, संवैधानिक जो प्रावधान करता है आपका अनुच्छेद 343, जो कह रहा है आपका राज्य भाषा का प्रावधान करता है। तो ये आप याद रखिएगा, राज्य भाषा 343 आर्टिकल के तहत आता है। भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी। ठीक है, राष्ट्रभाषा हमारा नहीं है, लेकिन राज्य भाषा हमारा है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। कौन सा होगा? हिंदी होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी को इस रूप देने का काम किया जाएगा। ओके, देवनागरी लिपि में हिंदी को इसका रूप देने का काम किया जाएगा। यानी हमारा कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है। ओके, तो यहाँ से देवनागरी लिपि भी आपको याद रखने योग्य बातें हैं। और राजभाषा का जो उद्देश्य होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य जो होता है हमारा क्या है कि प्रशासन में सरलता लाना, लोगों को अपनी भाषा में शासन का लाभ देना, और राष्ट्रीय एकता को सिद्धांत का संवर्धन करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। और संविधान के तहत जो है भाषा का विकास जो है राज्य भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी हुआ। देखिए, संविधान लागू होने के बाद 15 साल, आज संविधान की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको जो सुबह का क्लास जो है ना द हिंदू का, उसमें पूरे डिटेल से मैं बताया हूँ कि किस तरीके से कौन सा मिशन आया था, जिसके तरह से कौन सा कमेटी गठन हुआ था, जिसके तरह से आपका संविधान बना और कैसे लागू हुआ। ठीक है, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं द हिंदू का क्लास जो सुबह में है। ठीक है, तो आप मेरे साथ अगर जुड़े रहिएगा ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहिएगा, आपको ओवरऑल नॉलेज होता रहेगा। ठीक है, तो क्या है, संविधान लागू होने के बाद 15 साल मतलब जो 1965 में तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने का बात हुआ था। प्रावधान था ताकि प्रशासनिक बाधित ना हो। ठीक है, यानी 1965 के बाद हिंदी ही आधिकारिक कामकाज की भाषा होनी थी। ठीक है, राजभाषा आंदोलन भी हुआ। जैसे हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर कई राज्यों ने, विशेषकर दक्षिणी भारत जैसे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोक आंदोलन का आधार था कि भारतीय भाषा में नीति में सभी भाषाओं का सम्मान हो।
ये मतलब क्या था, नीति था, ठीक है। नीति में होना चाहिए, ठीक है। अब भाषा नीति जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी जो 1968 में बना, क्या बोला कि केंद्रीय सरकार द्वारा 1968 में नई नीति जारी किया गया, जिसमें तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी आदि का भाषाओं को भी सम्मान मिला, ठीक है। अंग्रेजी को सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखा गया। राज्य भाषा हिंदी का उपयोग धीरे धीरे बढ़ाया जाना, इसमें पॉलिसी में बात कहा गया है। राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाएं क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है, जैसे बंगाली हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी आदि, ये सब अनुसूचित आपका भाषाएं। देखिए, अगर जो मेरा द हिंदू का क्लास पढ़े होंगे, वो आप क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं हमारे देश में, मैं बता देता हूँ, 11 है। वो 11 का आप 11 का क्लासिकल जो शास्त्रीय भाषा है उनका आप नाम लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में। राज्य भाषा का बात हुआ है ना, तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। अगर द हिंदू जो भी पढ़े हैं, नहीं तो 11 भाषा आप सर्च करके कहीं से भी आप लिखिएगा, 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जिसमें लास्ट का जो है मराठी भी हमारा क्लासिकल लैंग्वेज। तो एक तो मैं आपको बता दिया, 10 और लिखिएगा, ठीक है, यानी 11 भी लिखिएगा, ठीक है। एक को तो आपका जानकारी मिल गया, लेकिन आप 11 को लिखिएगा। केंद्र और राज्य जो है दोनों ही अपनी अपनी भाषाएं सरकारी कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। पहला जो हमारा इस प्रश्न जब अब स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार जो है क्या कि भारत की राजभाषा कौन सी है, तो कौन सा है, अगर भारतीय संविधान के अनुसार तो 343 जो है ना हमारा क्या कहता है कि हिंदी हमारा क्या रहेगा, राजभाषा होगा, जो देवनागरी लिपि में होगा, ठीक है। अंग्रेजी को क्या है, अंग्रेजी को क्या दिया गया था कि 15 वर्षों तक क्या दिया था, सहायक भाषा के रूप में अनुमति थी, जो 1965 तक था। लेकिन परंतु मूल भाषा हिंदी में ही है, ये भी बताया गया था। क्षेत्रीय भाषा हो गया, जैसे संस्कृति का आधिकारिक भाषाएं नहीं इसमें जोड़ा गया था, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद कितने सालों तक अंग्रेजी को सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में रखा गया था, तो अभी में हम लोग पढ़े 15 वर्षों तक, ठीक है। 26 जनवरी जो है आपका 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो क्या कहा गया कि अंग्रेजी का प्रयोग का अधिकार जो दिया गया ना, इंग्लिश का जो प्रयोग का अधिकार आपका 15 वर्ष तक दिया गया, यानी 1965 तक दिया गया। और 1965 में क्या हुआ था कि पूरी तरह से 1965 में हिंदी को आपका पूरी तरह से राजभाषा के रूप में अपनाने की कोशिश हुआ। लेकिन इसके कोशिश करने के क्या हो गया, इसमें विरोध हो गया, और जो विरोध के कारण हो गया, अंग्रेजी अंग्रेजी अभी भी सहायक भाषा बनी रही है। जैसे तमिलनाडु हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, ये सब मतलब क्या करने लगे, विरोध करने लगे, ओके। तो इसके कारण अभी भी अंग्रेजी क्या है, सहायक भाषा के रूप में अपनाई जाती है, ओके। अगला जो हमारा क्या कर रहा है प्रश्न, केंद्रीय भाषा जो नीति जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, ये कब लागू हुआ था, तो 1968 में। ये भी आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1965 में क्या था कि पूरी तरह से हिंदी को राजभाषा बनाने की योजना थी, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने विरोध करने के कारण क्या हुआ कि 1968 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी लाना पड़ा, जो रिजोल्यूशन है, और हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए, और अंग्रेजी भाषा अभी भी सहायक बनी रहेगी। क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मान मिला गया, जैसे तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, इनको भी आपको सम्मान दिया गया, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कर रहा है, किस अनुच्छेद में राज्य को अपने क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक कामकाज में अपनाने का अधिकार दिया गया है, तो आप याद रखिएगा। क्या हुआ था ना कि तमिलनाडु सॉरी ये आपका अनुच्छेद 345 के अनुसार क्या है कि राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। राज्य क्या है 345 के अनुसार अपना क्या है आधिकारिक भाषा चुन सकता है, राज्य राज्य पर डिपेंड करता है। और आपका 343 के तहत जो है ना आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो है हिंदी को राजभाषा घोषित करता है, ठीक है। ये हिंदी को घोषित करता है, ठीक है। और 350 जो है आपका आर्टिकल जो 350 है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जो समूह है, अल्पसंख्यक समूह है, ठीक है, उसको आधिकारिक मतलब अल्पसंख्यक जो है समूह को अधिकार दिया गया है कि आप अपना भाषा सुन सकते हैं। और ये 352 जो है आपका कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी है, जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इतना आप पूरे जब आप पॉलिटिक कर चुके हैं तो आपको तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है।
अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि राजभाषा आंदोलन किस राज्य में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा था, तो तमिलनाडु में। ये कब किया था? 1960 के दशक के टाइम हुआ था कि हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रयासों में विरोध करने वाला तमिलनाडु बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। इसे एंटी क्या बोला गया था? एंटी हिंदी एजिटेशन, ठीक है, एजिटेशन कहा जाता है, ठीक है, किसको? तमिलनाडु को, ठीक है। इसका प्रभाव था कि अंग्रेजी आज भी सहायक आधिकारिक भाषा बना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु का ही मतलब देन है। ओके, अगला जो प्रश्न कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, एक मिनट, आपको क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है कि हिंदी को भारत की राजभाषा 1950 में घोषित किया गया, चलो ठीक है, ये भी सही है। आपको 343 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 343 के तहत, आपका 343 के तहत। दूसरा क्या कह रहा है कि अंग्रेजी को 15 साल तक सहायक भाषा के रूप में रखा गया था, ठीक है, 1965 के तक रखा गया था, 1950 में, ये भी सही है। और थर्ड जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो रिजोल्यूशन आया था 1965 में पास हुआ, नहीं, 1968 में आया था, तो ये आप याद रखिएगा। और 1968 में पास हुआ था, 65 में नहीं, तो ये गलत हो गया। तो यानी हमारा 1 और 2 जिसमें है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आपको इतने आसानी से मैं इस चीज़ को समझाते जा रहा हूँ, तो आप ये याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 350 है का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये कौन सा है कि अल्पसंख्यक बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करवाना, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, अल्पसंख्यक जो बच्चे होंगे ना, उनके लिए ये सुनिश्चित कराता है। और आर्टिकल 350 ए जो है सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करता है कि मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा मिले, ठीक है। और 343 हो गया आपका, 345 हो गया, 350 बी हो गया, ये सब से भ्रम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। 343 जो है आपका क्या है, आपका हिंदी को राजभाषा राष्ट्र के रूप में, ठीक है, हिंदी को राजभाषा। और 345 जो हो गया आपका राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। और 350 भी है जो केंद्रीय भाषा आयोग का गठन, यानी सेंट्रल लैंग्वेज कमीशन का गठन आपका 350 बी के तहत, ठीक है, 350 बी के तहत आपका सेंट्रल लैंग्वेज कमीशन का गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन 1968 के तहत कौन सी नीति अपनाई गई, तो हिंदी को तुरंत राजभाषा बनाना, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी को पूरी तरह खत्म करना, ऐसा नहीं। हिंदी का धीरे धीरे विकास करना और अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाना, तो ये हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। 1968 में ये नीति बनाया गया था। 1965 को हिंदी के राजभाषा आंदोलन के बाद ये रिजोल्यूशन आया था। इसका उद्देश्य था समानता और विवाद टालना था, ठीक है। अंग्रेजी भाषा आज भी सहायक के रूप में कार्य करता है हमारे देश में। 9th नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही कौन सा है, तो पहला कथन है 343 अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी घोषित किया गया, चलो सही है। 344 में भाषा आयोग का गठन, नहीं, ये 350 बी है, तो ये हमारा क्या है आपका, अच्छा, इसमें क्या है कि 343 जो है ना आपका, इसमें कहा गया है कि 344 में भाषा आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है, ये प्रावधान है, तो ये सही है, ठीक है। 350 भी जो कहता है आपका कि केंद्रीय भाषा का आप कर सकते हैं आयोग का गठन मतलब करना, और इसमें प्रावधान दिया गया 344 में, ठीक है। 345 राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार, तो ये भी सही है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर जो भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको मैं फीडबैक ज़रूर दिया जाएगा। ओके, केंद्रीय भाषा आयोग सेंट्रल लैंग्वेज कमीशन किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है, तो ये जो प्रावधान जो किया गया है हमारा 344 में किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। और 345 से वो कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। और आपका 352 से आपका क्या है, आपका नेशनल इमरजेंसी। और 350 में आपका क्या है, 350 किसके लिए था, तो वो आप लोग बताइए, अभी मैं आप लोग को बताया हूँ। तो ये भी आप बता सकते हैं कि अल्पसंख्यक भाषा समूह का अधिकार है, ठीक है।
तो अपना अल्पसंख्यक उसका अधिकार है चुनने का, ठीक है। और 10 साल में आयोग क्या है कि आपको राज्य केंद्रीय भाषा नीति का सुझाव देता है आपका, तो आयोग हर 10 साल में रिपोर्ट देता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये जो है ना हर 10 साल पर रिपोर्ट देता है, ठीक है, आयोग सुझाव देगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है आपका, क्या कर रहा है, एक मिनट, कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। सभी राज्यों में हिंदी को ही आधिकारिक भाषा अपनानी अनिवार्य है, ऐसा कहीं नहीं है, गलत है। प्रत्येक राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है आर्टिकल 345 के तहत, ये सही है। तो केवल 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। 343 के तहत ये हिंदी राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन 344 के तहत ये अपना राजभाषा खुद ये चुन सकता है, ठीक है। और आपका 345 में, सॉरी 344 तो भाषा आयोग का गठन करने के लिए दिया है, ओके। अगला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि राजभाषा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास, ठीक है, जो 1960 में ये हुआ था तमिलनाडु में, जो प्रमुख रूप से तमिलनाडु विरोध करने में जो रहा, और आज भी इंग्लिश जो है हमारा राजभाषा के रूप में अभी भी मतलब सहायक भाषा बना हुआ है, ओके। अब ट्रिकी क्वेश्चन है एक यहाँ पे कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघीय और राज्य सरकारों को राजभाषा नीति अपनानी होगी? तो ये आर्टिकल 351 में कहा गया, ठीक है। आप आर्टिकल, केंद्र और राज्य को हिंदी प्रचार प्रसार और सुधार का निर्देश दिया गया था। यह राजभाषा का संवैधानिक उद्देश्य को लागू करने के प्रावधान के लिए आर्टिकल 351 में ऐसा कहा गया, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही क्या है, ठीक है। तो पहला, 22 भाषाएं भारतीय संविधान के अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है, जो अनुसूची 8 में है, ठीक है, ये भी सही है। और अनुसूचित भाषाएं केवल राज्यों में आधिकारिक हो सकते हैं, तो क्या ये अनुसूचित भाषा राज्यों में? नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी को केवल विदेशी मामलों में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। देखिए, ये भाषाएं जो होता है ना राज्य में आधिकारिक हो सकती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये भी जान लीजिए। अंग्रेजी को केवल विदेशी मामलों में नहीं बल्कि सहायक आधिकारिक भाषा में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और आज का राजभाषा का लास्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नीति के अनुसार केंद्रीय कानून में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आपका कारण इसका क्या है, आपका संघीय संतुलन और प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा होता है, ठीक है। भारत एक बहुभाषी और संघीय देश है, ठीक है। कैसा? बहुभाषी, और यहाँ पे ज़्यादा भाषा बोलने वाला है, एक भाषा से अधिक भाषा बोलने वाला है, और संघीय देश है। तो इसलिए यहाँ क्या है ना, आपका केवल हिंदी को अपनाना विवाद का कारण बन सकता है, जैसे 1960 के दशक में बना था। अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखना प्रशासन और संघीय संतुलन को सुनिश्चित करता है, ओके। तो ये याद रखिएगा। अब अगला जो है हमारा टॉपिक है सहकारी समिति है। तो थोड़ा सहकारी समिति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्या है सहकारी समिति। तो सहकारी समिति जो है आपका क्या है सहकारी समिति, तो ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्या है सहकारी समिति। आपका सहकारी समिति एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों के सामूहिक हितों की पूर्ति करना होता है, ओके। लाभ का वितरण समानुपाती जो है वो और न्याय संगत तरीके से करना होता है। लाभ का वितरण समानुपाती और न्याय संगत तरीके से करना होता है। आमतौर पर कृषि, श्रम, क्रेडिट, उपभोक्ता या अन्य आर्थिक गतिविधियों में कार्य करती है। इसका मेन जो आपका पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वो क्या है कि यह स्वयंसेवी और सदस्य प्रधान संगठन है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि सदस्यों की आर्थिक भलाई भी करना है। इसे भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के बाद व्यवस्थित किया गया है, ये याद रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है, ओके, 1912। अगला जो है क्या बोल रहा है कि इसका प्रकार होता है, किस तरह का प्रकार होता है, मतलब समितियों का प्रकार होता है। प्रकार और उद्देश्य विवरण देखिए। क्रेडिट सहकारी समिति, इसका जो उद्देश्य होता है ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, सामान्यतः किसानों के लिए होता है। एक होता है कृषि सहकारी समिति, जो क्या करता है? कृषि उत्पादन, बीज, उर्वरक और फसल विपणन करता है, ओके।
फिर अगला होता है उपभोक्ता सहकारी समिति, जो क्या करता है, सदस्यों के सस्ते सामान उपलब्ध कराता है, ठीक है। और कर्मी या आपका और श्रमिक सहकारी समिति जो क्या करता है, कर्मचारियों और श्रमिकों के हित में उत्पादन और रोजगार प्रदान करता है। और आपका एक और होता है हाउसिंग सहकारी समिति, जो सदस्य निर्मित आवास योजनाएं प्रदान करता है। और सामूहिक व्यवसाय और ट्रेडिंग समिति होता है, जो व्यवसाय एवं व्यापार संचालन में सहयोग करता है, ठीक है। इनके टाइप्स हम लोग देख लिए। अब इसके सहकारी समितियों का जो है आपका मुख्य सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है, क्या है, स्वयं सेवा, ठीक है। स्वयं सेवा और लोकतांत्रिक नियंत्रण, प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है, सदस्यता खुली और स्वेच्छा पर आधारित होता है, लाभ वितरण समानुपाती योगदान के अनुसार होता है, सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति पर यह कार्य करता है, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण करता है, सहयोग और सहभागिता का सिद्धांत ये पे कार्य करता है, ओके। और इसका कानूनी ढांचा जो है, फ्रेमवर्क जो है, ये कैसा है, लीगल फ्रेमवर्क ये कैसा है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो प्रारंभिक रूप है माना जाता है, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हर राज्य में लागू हुआ है, ठीक है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 का, यदि समिति दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करता है तो ये एक्ट लागू होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, ओके। आगे चलते हैं। तो इसमें मुख्य नियम जो है आपका थोड़ा सा याद रखिएगा कि पंजीकरण करना अनिवार्य होता है, समिति की वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होती है, और केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण और निरीक्षण भी किया जाता है। सहकारी समितियों का महत्व क्या है, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या महत्व है। क्या है ना इसमें कि कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान करता है, सस्ते क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है, ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार सृजन करता है। देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रश्न जो है सहकारी समितियों के प्रकार और उद्देश्य और सिद्धांतों से ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैं आपको लगा दिया हूँ, ओके। तो प्रमुख उदाहरण जो है हमारा क्या है, कृषि सहकारी समिति, नाबार्ड, किसान क्रेडिट समितियाँ, ठीक है। उपभोक्ता समिति ऑफ स्टोरेज यानी राशन वितरण होता है, ठीक है। हाउसिंग समितियां नगर निगम और सरकारी भवन योजना वाला होता है। कर्मचारी सहकारी समिति बैंक और कार्यालयों में होता है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। आपको कहीं से भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इतना मैं डिटेल में आपको करवा दिया, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम के पर्पज से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे 14वीं जेपीएससी और 72वीं बीपीएससी या एडीओ का भी जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको जल्दी से जो आपको ये करना है कंप्लीट, तो ये दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। मुझे आशा है इस चीज़ का, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं कि सहकारी समिति जो है आपका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपका सहकारी समिति के, सदस्यों के सामूहिक हितों की पूर्ति करना है, ठीक है। सहकारी समिति लाभ के अलावा सदस्यों की भलाई पर भी केंद्रित होती है। लाभ केवल जो होता है ना, लाभ जो है केवल आपका समानुपाती वितरण पे होता है, के रूप में सदस्यों को मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपका अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सी सहकारी समिति का प्रकार नहीं है, तो ये देखिए, कृषि सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास नहीं है। और श्रमिक कर्मचारी समिति है, ठीक है, तो ये आएगा। बहुराज्य समिति है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समिति नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समिति स्तर की नहीं होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लागू हुआ, तो 2002 में लागू हुआ था, ठीक है। ये कानून जो है दो या दो से अधिक जो राज्यों के लिए जो है ना मतलब राज्यों में कार्य करने वाले समितियों पर ये लागू होता है। राज्य और केंद्रीय स्तर पर पंजीकरण और नियम इसका लागू होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 2002 का कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 2002 का, ओके। अगला जो है कि निम्न में से कौन सा सहकारी सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा सहकारी सिद्धांत नहीं है, लाभ का केवल अध्यक्ष में वितरण, तो ऐसा नहीं है, समानुपाती होता है इसका। सहकारी समिति लाभ सभी सदस्यों के बीच होता है, वो भी समानुपाती प्रोपोर्शनल आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, केवल अध्यक्ष को लाभ देने का यहाँ पे बात नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए कौन सा कानून लागू होता है, तो कौन सा कानून होता है, देखिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, यानी हमारा कौन सा हो गया आपका बी नंबर, ठीक है।
तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, हर राज्य की सहकारी समिति अपने राज्य के अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं, और यदि अगर दो या दो से अधिक हुआ तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव 2002 वाला एक्ट से होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चंस नहीं छूटनी चाहिए, ये मुझे पता है, लेकिन आप भी इस चीज को समझ जाइए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा सहकारी समितियां की सहायता के लिए कौन से संस्था प्रमुख है, तो ये नाबार्ड है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल, लिख लीजिएगा आप लोग, नेशनल बैंक फॉर, ये भी क्वेश्चंस में बना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट। ओके, तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो ये क्या करता है ना, आपका सहकारी जो समितियां होता है और ग्रामीण विकास जो में क्या करता है, क्रेडिट और टेक्नोलॉजी असिस्टेंस प्रदान करता है, यानी सहायता प्रदान करता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ क्या है, तो ये क्या अर्थ है, सभी सदस्यों का एक वोट के अधिकार पर निर्णय लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लोकतांत्रिक नियंत्रण मूल का सिद्धांत होता है, यानी एक सदस्य एक वोट, एक सदस्य एक वोट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कर रहा है कि क्रेडिट सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्या होता है, सदस्यों को ऋण यानी क्रेडिट उपलब्ध कराना। ठीक है, क्रेडिट सहकारी समिति किसान, ठीक है, किसको, फार्मर और ग्रामीण को कम इंटरेस्ट पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट पर क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य होता है ना कि सस्ता और सुरक्षित वित्तीय साधन प्रदान करना, जिससे क्या होगा कि कृषि उत्पादन जैसे बीज आपका हो गया, उर्वरक हो गया, और छोटे व्यापारों के लिए ये महत्वपूर्ण समिति हो, कौन, क्रेडिट सहकारी समिति। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ना कि निम्न में कौन सी संस्था केवल कृषि सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो नाबार्ड करता है। फिर से याद रखिएगा, नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह समिति क्या है, आपका सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों और कृषि विकास के लिए एक ऋण उपलब्ध कराता है। तो आरबीआई का कार्य जो होता है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये सामान्य बैंकिंग निगरानी के लिए होता है, और सेबी जो कार्य होता है आपको पूंजी बाजार में के लिए होता है। एलआईसी जो होता है आपका बीमा पर, इंश्योरेंस पे काम करता है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 जो है हमारा पे यहाँ पे, सहकारी समितियों का लाभ वितरण किस आधार पर किया जाता है, तो ये पता है हमें, कैसे, आपका सदस्यों के किस पे किया जाता है, आपका सदस्य पूंजी और योगदान के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, यानी यह समानुपाती वितरण, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, समानुपाती वितरण कहलाता है। इससे सभी सदस्यों को न्याय संगत क्या होता है, आपका लाभ मिलता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत मल्टी स्टेट का अर्थ क्या होता है। देखिए, समिति दो या दो से अधिक राज्यों में काम करती है। ठीक है, तो ये आपका बी हो गया। ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का उद्देश्य होता है कि राज्यों के पार कार्य करने वाली समितियों का विनियमन करना, रेगुलेटिंग करना। ठीक है, आपका अंतर्राष्ट्रीय एक या एक राज्य वाली समिति इसके दायरे में नहीं आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों में एक सदस्य एक वोट सिद्धांत किस पे है, तो लोकतांत्रिक नियंत्रण पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सहकारी समितियों के लिए बनाई गई प्रमुख योजना कौन सी है, तो नाबार्ड क्रेडिट सपोर्ट। ठीक है, नाबार्ड क्रेडिट सपोर्ट, क्योंकि ये किसान, फार्मर और सहकारी समितियों को ऋण, लोन देता है, आपका प्रशिक्षण देता है, टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करता है, और आपका पीएम किसान जो है ना, सीधे किसान को मदद करता है डीबीटी के माध्यम से, लेकिन ये सहकारी समिति के लिए नहीं है। और बाकी तो आप जानते ही होगा, नरेगा जो ये है, इसका जो अभी मनरेगा यानी आपका बीबी जी राम जी हो गया है, बीबी जी राम जी हो गया है, इसका नाम सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये आपका सेबी के तहत काम करता है। ओके,
अगला जो हमारा है क्या बोल रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटी नॉट सहकारी समिति का प्रकार है। ठीक है, नॉन आपका नॉट का सहकारी है, तो ये क्या है, बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति ये नहीं है, श्रमिक सहकारी समिति है, कृषि सहकारी समिति है, उपभोक्ता सहकारी समिति है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, 15 में है क्या बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति और ग्रामीण क्रेडिट कार्डों को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है। तो कौन सा है आपका आर्टिकल 43B जो डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में जो आर्टिकल आपका मैं पढ़ा चुका हूँ डीपीएसपी, आप वहाँ भी मेरा डीपीएसपी का टॉपिक आप जाके पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया कि राज्यों को कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी समिति और सहकारी बैंकिंग को प्रोत्साहित करने का दिशा निर्देश देता है। और आपका ये जो 44 है ना, वो आपका यूसीसी यानी आपका यूनिवर्सल सिविल कोड आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम लागू करता है। और 370 जो है जम्मू कश्मीर से का विशेष दर्जा था जिसको आपको हटाया गया, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सबका आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, किस प्रकार कि सहकारी समिति सबसे अधिक ग्रामीण विकास में योगदान देती है। तो ये कौन सा देगा, कृषि सहकारी समिति देगा। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, और कृषि सहकारी समिति जो है बीज आपका उर्वरक हो गया, विपणन हो गया, और लोन के माध्यम से ग्रामीणों को आर्थिक स्थिति को सुधारती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि आपका सहकारी समिति निम्नलिखित में किस अनुच्छेद से संबंधित है। अभी पढ़े 43B। ओके, तो ये आपका यह 39 में जो है ना, ये आपका नीति डीपीएसपी के सिद्धांत के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये डीपीएसपी का प्रिंसिपल जैसे समानता और न्याय की बात करता है। और आपका 41 जो है आपका श्रम, ठीक है, श्रम और सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। ओके, सामाजिक सुरक्षा और श्रम का कौन सा आर्टिकल 41। और 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करता है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इससे क्या हुआ आपका इतना जो है आपका अनुच्छेद भी आपको याद होते जा रहा होगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि किस वर्ष भारत में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लागू हुआ था। तो 2002 में। ओके, अगला हमारा क्या है कि प्रश्न है आपका सहकारी समिति खत्म हो गया। अगला जो हमारा जो है टॉपिक प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह क्या होता है। प्रेशर ग्रुप वो संगठन या समूह होते हैं जो सरकार और नीति निर्माताओं पर विशेष हितों के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन सिद्धांत जो होता है चुनाव में सीधे भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या होता है, विशेष हित का रक्षा करना और नीति प्रभावित करना। चुनाव में सीधा हिस्सा नहीं लेता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के निर्णयों पर प्रभाव डालता है। और उदाहरण के लिए जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, व्यवसायिक संघ हो गया, किसानों का संगठन हो गया, ये सब क्या है उदाहरण है इसका। ओके, थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये पॉलिटिक आपका प्रेशर ग्रुप में और पॉलिटिकल पार्टीज में अंतर बताते हैं। देखिए विशेषता जो है आपका इसका क्या है, देखिए उद्देश्य जो है ना आपका विशेष हितों का रक्षा करना होता है किसका, प्रेशर ग्रुप का। और पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता प्राप्त करने का और नीति बनाने का हिस्सा होता है, जिसमें चुनाव भागीदारी जो है क्या है आपका प्रेशर ग्रुप का नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप का नहीं है इसका, पॉलिटिकल पार्टी। दायरा क्या है इन लोग दोनों का, सीमित है, सीमित हित होता है। और जैसे आपका उदाहरण होगा किसान व्यापारी। ठीक है, और इसमें जो है भागीदारी जो है आपका दायरा जो है आपका व्यापक होता है, जनहित में होता है। आपका रणनीति कैसा होता है, तो लाइविंग होता है और प्रदर्शन मीडिया वगैरह होता है। और इसका जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार हो गया, नीति निर्माण के द्वारा होता है। ओके, उदाहरण जैसे हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का फिक्की हो गया, CITU हो गया, फार्मर्स एसोसिएशन हो गया, ये आपका क्या सहकारी समिति। और पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आप हो गया। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटिकल पार्टी है। और इसका टाइप्स जो है प्रेशर ग्रुप के प्रकार जो है आपका क्या है कि जैसे और इकोनॉमिक बिजनेस ग्रुप जो है आपका उद्देश्य जो है व्यापार और उद्योग हितों की रक्षा करना, जैसे फिक्की हो गया, CIA हो गया। लेबर ट्रेड यूनियन जो जैसे श्रम के
श्रमिकों के अधिकार और हित हो गए, उदाहरण हो गया इंटक हो गया, सीटीआई हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है क्या है आपका कि उद्देश्य जो है पेशेवर हित और मानक स्थापित करना। उदाहरण बार काउंसिल हो गया, मेडिकल एसोसिएशन हो गया, ओके, एग्रीकल्चर हो गई, फार्मर्स ग्रुप्स कौन सा हो गया, उद्देश्य किसानों के हित और समर्थन हो गया। आपका भारतीय किसान यूनियन हो गया, ऑल इंडिया फॉर्मेशन हो गया, इसका पब्लिक इंटरेस्ट इशू बेस्ड ग्रुप जो होता है, जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देगा। उदाहरण के लिए आपका इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हो गया, ह्यूमन राइट्स एनजीओ हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसका उदाहरण है। अब इसकी विशेषता क्या है प्रेशर ग्रुप का, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लक्षित और विशेष हित पर आधारित होता है, राजनीतिक दलों से अलग होता है, चुनाव में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होता है, सरकार और नीति निर्माताओं पर दबाव डालता है, सदस्य प्रधान संगठन है, अक्सर लोकप्रियता लाइवलिंग और मीडिया का उपयोग करते हैं। ओके, और इसका रोल क्या है ये भी देखते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में विविध हितों के का प्रतिनिधित्व करता है, नीति निर्माताओं और सरकारी निर्णयों में समीक्षा और सुधार करता है, लोकतंत्र में संतुलन और जवाबदेही बनाना, मुद्दों और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना इसका काम है। उदाहरण के लिए आरटीआई कैंपेन लगाता है, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ग्रुप लगाता है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल में आता है। ओके, और इसकी थोड़ी सीमाएं हैं जो यह आलोचना है, सिर्फ विशेष हितों पर ध्यान देता है, जैसे आम जनता की अनदेखी ये कर देता है। बड़े उद्योग या धन वाले समूहों का असमान प्रभाव रहता है। कभी कभी राजनीतिक में भ्रष्टाचार और लाइवलिंग का जोखिम भी रहता है। विरोध प्रदर्शन या आंदोलन में हिस्सा की संभावना बना रहता है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या है क्वेश्चंस स्टार्ट है। तो आप लोग क्वेश्चंस अब करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या है, प्रेशर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सरकारी नीतियों को क्या करना है, अपने पक्ष में प्रभावित करना होता है। प्रेशर ग्रुप सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी निर्णय और नीतियों को प्रभावित करने के लिए बने होते हैं। वो किसी विशेष वर्ग जैसे किसान, उद्योगपति, श्रमिक के हितों की रक्षा करते हैं, राजनीतिक दल के विपरीत चुनाव लड़के। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में प्रेशर ग्रुप का उदाहरण है, तो ये कौन सा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय किसान यूनियन। बाकी ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है, ए बी डी। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप को अनौपचारिक सरकार, अनऑफिशियल गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। क्योंकि क्या करता है ना कि वो सरकार को प्रभावित करता है, ठीक है, करते हैं बिना सत्ता में आए हुए, तो इसलिए कहा जाता है अनऑफिशियल गवर्नमेंट। सत्ता में नहीं होते हुए फिर भी नीति निर्माण, सरकारी फैसले पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए अनौपचारिक सरकार भी इनको कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, आपका देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेशर ग्रुप्स के बारे में सही है। तो पहला क्या है कि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, और आपका वो विशेष हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और आपका वो संसद में कानून पारित करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। ओके, अगला जो ये पॉलिटिकल पार्टीज करता है, ठीक है, जो थर्ड वाला है। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि फिक्की और सीआई किस प्रकार का प्रेशर ग्रुप है। तो ये जो हमारा है ना, देखिए फिक्की का फुल फॉर्म ही होता है आपका, लिख लीजिएगा अगर जिसको लिखना है, फेडरेशन ऑफ, ठीक है, इंडियन इंडियन चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आपका जैसे इसका क्या हो गया, मैं एक बार बोल देता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और सीआई का फुल फॉर्म हो गया आपका कॉन्फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री, तो ये आप लिख लीजिएगा। ये उद्योगपति और व्यापारिक जो होगा ना, उन्हीं को ये मदद करेगा, इसलिए कहाँ पे है आपका व्यापारिक और औद्योगिक संबंधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कर रहा है कि प्रेशर ग्रुप द्वारा सरकार पर दबाव डालने का सबसे समान तरीका कौन सा है। तो लाइविंग और प्रदर्शन, ठीक है। जैसे मुख्यतः लॉबिंग, जो नेताओं से संपर्क, लॉबिंग मीन्स क्या होता है, नेताओं से संपर्क, धरना प्रदर्शन दीजिए, मीडिया कीजिए, मीडिया अभियान चलाइए, ज्ञापन के माध्यम से सरकार पर दबाव डालिए। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप है।
तो पब्लिक में दो ये जो ग्रुप है ना, ये आपका ग्रीन पीस इंडिया है, ठीक है। ग्रीन पीस इंडिया जो है पर्यावरण संरक्षण मतलब जो जनहित के लिए है, और ये फिक्की जो है ये व्यापारिक के लिए है, और इंटक जो है आपका किसके लिए है, श्रमिक के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं ये आप याद रखिए, और सीआई जो है ये भी व्यापारिक के लिए ही है, तो ये आप याद रखिएगा। और आठवां जो है क्या कर रहा है कि प्रेशर ग्रुप जो है लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। तो ये क्या करता है ना, अलग अलग वर्गों की आवाज सरकार तक पहुंचाता है, ठीक है। इसी के तहत ये क्या करता है कि ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। किसानों का हो गया, मजदूरों का हो गया, उद्योगों का हो गया, पर्यावरण का हो गया, मानवाधिकार का हो गया, आदि का आवाज सरकार तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, लोकतंत्र अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अंतर प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के बीच सही है। तो ये क्या करना है ना कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते, प्रेशर ग्रुप नहीं। तो ये आपका सिंपल है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज कि आज का कि प्रेशर ग्रुप की एक बड़ी आलोचना है। तो क्या है कि वो केवल विशेष वर्गों के हितों को ही बढ़ावा देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपका पॉलिटी का जो ये आज का क्लास है कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 1K का एक सब्सक्राइबर का हम लोग को मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कल इसका लास्ट क्लास होगा पॉलिटी का, ओके। और पूरे तरीके से मैं आपका पॉलिटिक्स समाप्त कर चुका हूँ। और आप हिस्ट्री जाके देख लीजिए, आपको डाल दिया गया है पहले ही। तो हिस्ट्री का भी MCQ इसी की तरह चल रहा है। जिनको भी अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए यार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।